नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, सीएम आवास पर 11 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, तो 12 बजे मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 4 बजे GIS 23 को लेकर बैठक करेंगे सीएम। प्राप्त निवेश प्रस्ताव को लेकर भी बैठक की जाएगी और 6 बजे सीएम आवास पर प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे। तो 6:30 बजे एक्सप्रेस वे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। कैबिनेट की बैठक करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम आवास पर 11 बजे कैबिनेट की बैठक की जाएगी और 12 बजे मंत्रियों के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। तो 4 बजे GIS 23 को लेकर सीएम बैठक करेंगे। इसके अलावा प्राप्त निवेश प्रस्ताव को लेकर भी बैठक की जाएगी। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इसके अलावा 12 बजे मंत्रियों के साथ भी सीएम योगी बैठक करेंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि लखनऊ में आज सीएम कई बैठकें करेंगे और ऐसे में विभिन्न बैठकों में कई चर्चाएं भी की जाएंगी। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी कई मुलाकातें करेंगे, कई अहम बैठकें होंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जुड़े प्रस्तावों पर उस पर मुहर लग सकती है। खासकर जो फिल्म सिटी को लेकर कोई औद्योगिक नीति को लेकर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, क्योंकि नोएडा फिल्म सिटी तमाम चर्चाओं में रही है और अभी आपने देखा तमाम इन्वेस्टर समिट में जो फिल्म स्टार आए वो भी कहीं न कहीं उस पर अपना जो निवेश करना चाहते हैं, तो उसको लेकर कोई उस पर नीति बन सकती है। दूसरा, पेराई सत्र को लेकर भी, गन्ना को लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है। इस तरीके से तमाम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आज कैबिनेट बैठक के बाद 12 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होने वाली है। निश्चित रूप से जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक विशाल रूप से, एक ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश प्रस्ताव इस पे रखे गए हैं, समझौते हुए हैं। तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मंत्रियों को भी सौंपी जाएगी, क्योंकि अब कहीं न कहीं चुनौती ये भी होगी कि जो 32 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के समझौते हुए हैं उनको धरातल पर उतारना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। उसके बाद विकास को लेकर जो अटल बिहारी वाजपेयी आवास को लेकर भी एक यहाँ पर बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो विभाग के अफसर वो भी मौजूद रहेंगे। शाम को जो मंत्रियों के साथ भोजन भी यहीं पर होगा, क्योंकि लगातार जो बैठकों का दौर रहेगा और जो भी अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो समझौते हुए हैं उसको लेकर एक विस्तृत तैयार की जाएगी। तीसरा और बात करेंगे कि विधानसभा सत्र 20 तारीख से चलने वाला है, उसको लेकर मसौदा तैयार किया जाएगा कि क्या कुछ विधानसभा सत्र में बजट को लेकर क्या प्रावधान किए जाएं। राज्यपाल के अभिभाषण होंगे, उसके बाद बजट उस पर रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। अभी थोड़ी देर बाद कैबिनेट मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। करीब 1 घंटा तक ये बैठक चलेगी। बैठक में जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे उसके बाद जानकारी मिलेगी कितने प्रस्ताव पर कैबिनेट में रखे गए और कितने प्रस्ताव पर मुहर लग पाई। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसमें सभी मंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी भी तय की गई थी। 33 जो IAS अधिकारी और 13 मंत्री विदेश दौरे पर थे। उसके बाद निवेश का आना शुरू हुआ था। तो यानी अब कहीं न कहीं और बड़ी एक चुनौती सरकार के सामने होगी कि जिस तरीके से देश दुनिया के तमाम उद्योगपति लखनऊ में आए थे और अपना इंटरेस्ट लिया उत्तर प्रदेश में, अब ये उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास के साथ साथ उद्योग उत्तर प्रदेश में बढ़े, रोजगार के नए संसाधन खुलेंगे। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आज उसी का नतीजा है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, शाम 4 बजे जिस तरह से बताया जा रहा है कि GIS 23 को लेकर भी बैठक हो रही है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, शाम को जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है।
बैठक के बाद उसमें तमाम जो मंत्री और अधिकारी भी उसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर माहौल रहा है। अब इस समय G20 का दूसरा दिन है। तमाम जो 20 देशों के राजदूत हैं वो उत्तर प्रदेश में है इस वक्त। तो इसको लेकर कहीं न कहीं लगातार जो आज का जो बहुत बड़ा जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम का रखा गया है। इसमें उसको बस चर्चा होगी कि किस तरीके से साइबर क्राइम पर जो अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर आज बैठक होने वाली है। बैठक में सभा जो करीब 20 देशों के राजदूत उसमें बैठेंगे। उत्तर प्रदेश का चूंकि इस बार भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो निश्चित रूप से तैयारी जिस तरीके से पहले की गई थी, इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आए, क्योंकि लगातार आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी आप लगातार जो क्राइम साइबर क्राइम पर पकड़ बनाने के लिए लगे तमाम थाने खोले गए हैं। उसके बाद एक अलग से टीम गठित की गई है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है साइबर क्राइम पर एक कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा, और उस पर जो तमाम जो देश आज अभी तक निष्कर्ष निकाल रहे हैं या फिर शोध कर रहे हैं, उस पर एक नया तरीका निकलेगा जिस पर कहीं न कहीं साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। जी बिल्कुल अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन, तो सम्मेलन के दूसरे दिन कई सेशन होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी। G20 सम्मेलन को लेकर आज कई महत्वपूर्ण जो है सेशन रहने वाले हैं, और ऐसे में आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है, तो आज साइबर क्राइम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 20 वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सम्मेलन के दूसरे दिन कई सेशन होने वाले हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि आज साइबर क्राइम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 20 राज्यों के वित्त मंत्री भी इस लखनऊ में यहाँ सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है, और ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण सेशन भी होने हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस ऐतिहासिक G20 का दूसरा दिन है। निश्चित रूप से जिस तरीके से 20 देशों के जो राजदूत या फिर उनके प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं, निश्चित रूप से आज कई सेशन महत्वपूर्ण होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहेगा वो IT और साइबर क्राइम को लेकर के है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश या देश दुनिया में साइबर क्राइम पर अभी तक बहुत मजबूत पकड़ नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि जो इस G20 के में आज जो कई सेशन में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होने वाला है वो साइबर क्राइम को लेकर के। हालांकि कई तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त करेंगे, किस तरीके से पकड़ बनाई जाए और आने वाले समय में साइबर क्राइम पर एक मजबूत पकड़ बने। जो अपराधी हैं अभी तक साइबर क्राइम करके निकल जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढा करती है, उस पर कैसे पकड़ बनाई जाए, या फिर इस पे सुझाव हर देश से लिए जाएंगे। उसके बाद एक नई नीति बनाई जाएगी, उस पर पुलिस काम करेगी। इसको लेकर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी, और खासकर उसके बाद लखनऊ में तमाम जो ऐतिहासिक इमारत हैं उस पर भी कहीं न कहीं आज जो उनके जो प्रतिनिधित्व हैं वो आज उनके दीदार कर सकेंगे। पूरी तैयारी लखनऊ में की गई है, सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर जो रोड मैप तैयार किया गया है, और खासकर उन मेहमानों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे, तो जगह जगह पे उनको साइन बोर्ड लगा करके पूरे रास्ते का भ्रमण को लेकर के कराया गया है। और साथ ही साथ जो आज बैठक में निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके बाद जानकारी मिलेगी कितने सेशन इसमें आज प्रस्तावित हुए हैं, कितने सेशन पर चर्चा क्या हो पाई है और क्या महत्वपूर्ण विषय निकल के आया है। जी जागृति। जी बिल्कुल अनूप, जिस तरह से खास तौर पर बताया जा रहा है कि 20 देशों के वित्त मंत्री भी आज सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, ऐसे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस संदर्भ में? देखिए, 20 देशों के जो वित्त मंत्री शामिल होंगे, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज का जो एजेंडा है उसको लेकर उस पर चर्चा करेंगे। और खासकर लखनऊ में जिस तरीके से कल आपने देखा किस तरीके से जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसके बाद उस पर तमाम चर्चाएं हुई। चर्चाओं के बाद वहां पर जो आज का दूसरा दिन है, क्योंकि 3 दिन चलने वाला ये सत्र है, आज का काफी महत्वपूर्ण जो सत्र माना जा रहा है। करीब तमाम जो सेशन में जो 20 देशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे या फिर उनके जो और प्रतिनिधि उनके साथ भी रहेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से साइबर क्राइम को लेकर के दिक्कतें आ रही या फिर जो पूरे देशों की चर्चाएं की जा रही हैं, इसमें तमाम विशेषज्ञ इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उस पर क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, क्या कुछ 20 देशों में जो
शोध हो रहे हैं कि साइबर क्राइम पर कैसे पकड़ बनाई जाए, या फिर लगातार जिस तरीके से अपराधी साइबर क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। इन सब चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ इनका पूरा बजट क्या होगा, इस सब वित्त मंत्री जब शामिल होंगे तो अपने देश की तमाम प्रतिक्रियाएं देंगे। उसको लेकर एक बड़ा निष्कर्ष निकल के सामने आ सकता है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी शुरुआत देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। तो मदरसा शिक्षा परिषद की सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज महोबा पहुंचे, जिनका बीजेपी के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। उनके साथ एमएमसी जितेंद्र सिंह सेंगर भी मौजूद रहे। उनके द्वारा चरखारी कस्बे में संचालित मदरसा मोहम्मदिया में आयोजित जनसभा में मुस्लिम समाज को संबोधित किया है। यही नहीं, उन्होंने इस मौके पर कहा कि मदरसों की बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ही सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे किया गया है, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। देखिए, मदरसा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने बोर्ड स्थापित किया है मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हम इसका अच्छे से अच्छा सिलेबस बनाते हैं, एग्ज़ाम को इस तरह से कराते हैं कि वो नकल मुक्त हो, और कहीं ना कहीं मदरसे की शिक्षा प्रणाली में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि ये मदरसा शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह चले जिस तरह से दूसरे बोर्ड अपनी शिक्षाएं चला रहे हैं। क्या कुछ वजह रही है पिछले दिनों में जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए गए सरकार द्वारा कि मदरसे विवादों में रहे? देखिए, अब इसकी वजह तो आप बेहतर समझते हैं कि जिन लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम मुसलमानों के जो है बहुत ही हितैषी है और मुसलमानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया कि उस गैप को भरते भरते हम लोग जो है कोशिशों में लगे हुए हैं और मदरसा शिक्षा प्रणाली का जो हाल किया था उसके सुधार हो रहे हैं। ये सुधार अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी का क्या मायने था वो आप लोग भी समझ रहे हैं। वहीं सहारनपुर में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव और 28 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सहारनपुर दौरे पर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। हम सभी चुनावों को गंभीरता से लड़ते हैं, वो चाहे वार्ड के पार्षद का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव। लोकसभा प्रवास योजना के तहत आज सहारनपुर लोकसभा की बैठक का आयोजन है। उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा और आने वाले समय में यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक सभा का आयोजन भी होगा। उसको लेकर के आज विस्तृत चर्चा के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आज बुलाया है। पार्टी हम लोग हमेशा सभी चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से पूरी तैयारी रहती है, चाहे वो वार्ड स्तर की तैयारियाँ हों, चाहे वो नगर पालिका नगर पंचायत स्तर की हो या नगर निगम स्तर की। तो उसको तैयारी को लेकर के हम लोगों की तैयारी पहले से ही पूर्ण है। उसको और गति देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड स्तर पर समितियों का गठन करके बूथ स्तर पर बूथ समिति, पन्ना स्तर पर पन्ना समिति, इनके गठन के माध्यम से नीचे तक के अपने संगठन को मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं। तो वहीं चंदौली में डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने एक बार फिर 2 गरीब लड़कियों की शादी करवाकर मिसाल पेश की है। साथ ही बता दें कि पुलिस ने विवाह के साथ दोनों लड़कियों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। एसडीएम सीओ डीडी नगर के साथ 3 थाना अध्यक्षों ने बारात की अगवानी की और डीडीयू नगर में पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। पुलिस का जो कार्य है ये समाज को एक दिशा
दिखाने वाला कार्य है। जब हम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मिल के ऐसा काम करते हैं तो समाज को एक दिशा निर्देश होता है कि वो भी इस दिशा में सोचे। हमारे सीओ साहब अनुज सिंह साहब ने बड़ा ही अच्छा काम किया है और इसे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भविष्य में भी ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। 2 बच्चियों की शादियां हुई हैं, जिसमें एक हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती है, बनवासी बच्ची है, बहुत ही कमज़ोर तबके से है, और दूसरी भी बहुत ही कमज़ोर तबके से है, वो भी। और दोनों बच्चियों की आज शादी कराई गई है। और ये शादी नहीं, एक तरीके से घर बसाना कहेंगे हम इसको। हम एक बच्ची इसमें ब्यूटी पार्लर का काम जानती है, उसे स्वरोजगार देने के उद्देश्य से उसका ब्यूटी पार्लर भी हम लोग खुलवाने जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा आयोजन है, इससे एक समाज में अच्छा मैसेज भी जाता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है इस तरीके के काम करने में, ताकि हम एक तरीके से सिविल सर्वेंट हैं तो ये सामाजिक दायित्व हमारा ये भी बनता है। सर, और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम धामी का राजभवन में कार्यक्रम, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह की मुलाकात होनी है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। तो सीएम करेंगे सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी की जाएगी। जिला कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती पर भी चर्चा होगी और इसके अलावा भर्ती में हुई गड़बड़ी की जानकारी भी लेंगे। तो देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम धामी जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने राजभवन पहुंच रहे हैं। और 10:45 का समय रखा गया था मुलाकात का, और इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है कि सरकार क्या कुछ खास करने जा रही है। इसके तत्काल बाद ही सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस पे बड़ी बात यह है कि बीते रोज ही तमाम जो भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं हुई है कोऑपरेटिव बैंकों में, उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो शासन को पहुंच चुकी है और वो जांच रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टेबल होने जा रही है। तो साफ है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहकारी बैंकों की सहकारिता विभाग की समीक्षा करेंगे तो वो जांच रिपोर्ट भी सामने आएगी कि किस तरह से भर्ती अनियमितताएं तमाम तरह की सहकारी बैंकों में हुई है। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में बैकडोर से जो तमाम भर्तियां हुई है सहकारिता बैंक में, इसकी जांच रिपोर्ट फाइनल होकर सचिवालय पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि सरकार इस पर कोई बड़ा निर्णय आज ले सकती है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो राज्यपाल के सामने तो प्रस्तुत होंगे ही। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री सहकारी विभाग की समीक्षा करेंगे तो भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं, तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो सकती है। जी बिल्कुल अजीत, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त ये मुलाकात की जाएगी और सीएम धामी और राज्यपाल के अलावा कौन कौन और अन्य लोग जो है इन तमाम चर्चाओं में और बैठकों में शामिल रहेंगे? जागृति, अगर इस मुलाकात की बात की जाए तो केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच ये मुलाकात होनी है और इसके अलावा जो संबंधित स्टाफ होगा केवल वो ही इस मुलाकात के दौरान उपलब्ध रहेगा। और सीधे तौर पर दोनों ही जो बड़े लोग हैं उनकी जो मुलाकात होनी है राज्यपाल और मुख्यमंत्री की, साफ है कि कई गंभीर विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा होनी है। कल राज्य कैबिनेट की बैठक भी होनी है 15 फरवरी को, तो उससे पहले सरकार क्या कुछ बड़े निर्णय ले सकती है, इसको लेकर एक आपस में चर्चा विचार विमर्श यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम अन्य प्रदेश से जुड़े हुए विषय है, उनको लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं, उनको जानकारी साझा कर सकते हैं। तो मुलाकात के बाद जो जानकारी सीएम कार्यालय या राज्य भवन से जारी की जाएगी उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि मुलाकात के विषय क्या थे, किन किन विषयों पर यहाँ चर्चा हुई है। लेकिन मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एकाएक ये कार्यक्रम बना है, राज्य भवन से कार्यक्रम जारी हुआ है कि मुख्यमंत्री मुलाकात करने आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर क्या कुछ विषय है, किन किन चीजों पर चर्चा होनी है, ये कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे युवाओं का प्रदर्शन रविवार को उग्र हो गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में पत्थरबाजी करने वाले युवाओं के फोटो देहरादून पुलिस ने जारी कर दिए। इसके साथ ही पुलिस ने मोबाइल नंबर जारी करते हुए आम जनता से उपद्रवियों की पहचान में मदद कराने की भी अपील की है। आपको बता दें कि बेरोजगारों ने बीती बुधवार रात हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए राजपुर रोड जाम कर दिया था। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इससे भड़के युवाओं ने पुलिस कर्मियों पर जहां पत्थरबाजी की और इस दौरान लाठीचार्ज कर युवाओं को तितर बितर किया गया। इसके बाद भी वो नहीं माने तो करीब 300 युवाओं को गिरफ्तार कर सुद्धोवाला जेल भेजा गया है।
वहीं उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफिया अपने अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खनन माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वन विभाग ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जनपद मुख्यमंत्री के गृह जनपद है और इस जनपद में अवैध खनन का खेल जोरों पर खेला जाता है। इसी जनपद में हरे भरे वनों को काटकर खनन माफियाओं ने अवैध खनन करके सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान, पर्यावरण के साथ जमकर खिलवाड़ किया है और इस जनपद के काशीपुर ब्लॉक में जल का स्तर गिरता जा रहा है। कुछ लोगों का द्वारा जो है हमारे जो वन भूमि है उसको जबरदस्ती खोदकर उसमें खनिज निकालने के लिए कब्जा करने का प्रयास किया गया था। उसके संबंध में तहरीर दी गई थी, तो तहरीर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना था, तो और जो रेंजर साहब की तरफ से आनी थी, तो रेंजर साहब की तरफ से जो तहरीर गई वो चौकी में न जाकर के थाने में चली गई है। तो वो थाने से वापस जाकर के चौकी में जा रही है। फिर जो भी उसके आगे उसके बाद कार्रवाई होगी उसमें, क्योंकि बाय नेम हमने लिखा हुआ है तो उम्मीद है जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी, तो जिससे कि और। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।